हाय पीपल, इट्स ग्रेट टू हैव यू बैक ऑन माय चैनल। तो क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप लोग जैसे भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। आरव ने कहा उसके पापा किसी का खून नहीं कर सकते, पर बात क्या थी? क्यों राम प्रकाश ने उसके पापा की तरफ देखा? क्यों ऋचा उसके पापा से भी बदला लेना चाहती थी? कौन भी ये ऋचा और आरव के पापा ने ऐसा क्या किया होगा जो वो उनसे बदला लेना चाहती थी? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आरव अपने शहर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था। इसको अभी अभी मिस्टर चड्डा ने कॉल करके अमरपुर नाम के गांव में होटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। यह वही गांव था जहां आरव के दादाजी रहते थे। इस कॉन्ट्रैक्ट से आरव बहुत खुश था कि इतने सालों बाद अपने गांव के घर में रहने मिलेगा जहां अभी कोई नहीं रहता था। पर आरव के पापा ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो उस गांव में जाए और उस घर में रहे। पर आरव अपने पापा की बात नहीं सुनता और अगले ही दिन सुबह सुबह अपने गांव के लिए निकल गया। अमरपुर नेशनल हाईवे से सटा हुआ एक छोटा सा गांव है। शहर से दूर पहाड़ियों पर बसा और शांत वातावरण। उस गांव में ज्यादा लोग भी नहीं रहते थे। आरव अपना काम करके जब वो घर की तरफ निकल रहा था तो उसके साथ काम करने वाले बाबू ने कहा कि आगे सड़क और मौसम दोनों खराब है। मेरी मानो तो आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही निकल जाना। आरव को उसकी बात सही लगी और वो भी मन ही मन सोचने लगा, ठीक है आज रात यहीं रुक जाता हूँ। वैसे भी मेरे पास मकान की चाबियाँ तो है ही। और अमरपुर में बने अपने घर की तरफ निकल जाता है। वैसे तो मकान बहुत पुराना था लेकिन मजबूत बना हुआ था। अब उसमें कोई नहीं रहता, फिर भी लाइट, पानी और पूरा साफ सुथरा था क्योंकि उसके पापा ने मकान की देखभाल के लिए एक आदमी छोड़ रखा था। हर साल उस मकान की अच्छे से मरम्मत करवाई जाती थी, इसलिए वो मकान आज भी एकदम नया जैसा था। मकान में रखे फर्नीचर को अच्छे से कवर किया गया था ताकि धूल मिट्टी ना लगे। मकान के अंदर जाते ही एक हॉल है और दो कमरे हैं। दोनों कमरों के बीच एक गैलरी है जिसके बीच में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो तहखाने में खुलती है। राम प्रकाश आरव के लिए खाना ले आया। राम प्रकाश आरव के यहाँ काम करता था। आरव ने खाना खाया और दिन भर थके होने के कारण जल्दी ही सो गया। लगभग रात के 2 बजे आरव की आंखें खुल गईं। उसे किसी की दर्द भरी चीख सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दर्द में हो, कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। वो चीख की तरफ जाता है तो वो चीख उसके तहखाने से आ रही थी। उसने जैसे ही वहाँ का दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि लगभग 14 साल की बच्ची जो दोनों घुटने के बीच अपना सर दबाए हुए है, जिसने सफ़ेद फटा हुआ फ्रॉक पहन रखा था, जिसके ड्रेस में मिट्टी और खून लगे हुए थे। उस बच्ची के बाल बिखरे हुए थे और बहुत दर्द से कराह रही थी। अचानक उस लड़की ने अपना सर ऊपर किया, लाल आंखें, पूरा चेहरा खून से लथपथ, जैसे किसी ने बहुत बार चाकू से वार किया हो। लड़की का भयानक चेहरा देख आरव के हाथ पैर कांपने लगे और जल्दी से आरव ने अपने हाथों से आंख बंद कर ली। उसने जैसे ही फिर से उस लड़की को देखना चाहा तो वहाँ पे अब कोई नहीं था। उस लड़की की हालत देख के कोई कठोर ही होगा जिसके मन में उसके लिए दया ना आए। इतनी ठंड में भी आरव के पसीने छूटने लगे। आरव को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि आखिर वो करे भी तो क्या। इस वक्त तो वो किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकता था। उसको एकदम से ऐसे लगा जैसे कोई पीछे हो। तेजी से पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब वो बस अपने आप को दिलासा दे रहा था कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा था। उसने मन को झूठी तसल्ली देते हुए फिर से अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। अब वो बस अपने आप को दिलासा दे रहा था कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा था। उसने मन को झूठी तसल्ली देते हुए फिर से अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसको सोते हुए कुछ ही देर हुई थी कि फिर एक जोरदार आवाज़ के साथ उसकी नींद टूट जाती है। इस बार आवाज़ इतनी तेजी से आ रही थी कि आरव ने चिल्लाते हुए पूछ ही लिया, कौन है वहाँ? क्यों मुझे तंग कर रहे हो? जैसे ही आरव ने ये सब पूछा, आवाज़ आना फिर से बंद हो गई। इस बार आरव को आवाज़ आती है, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। इस बार ये आवाज़ खिड़की के बाहर से आ रही थी। तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर दूर एक खेत में गई। वो देखता है एक छोटी बच्ची इतनी ठंड में और अंधेरे में खुले मैदान में बकरी के बच्चे के साथ खेल रही थी। उसको देखकर आरव हैरान हो जाता है और खुद से पूछा, इतनी ठंड में और इतनी रात में आखिर ये लड़की अकेली कर क्या रही होगी यहाँ पे? कौन होगी ये लड़की? आरव तेजी के साथ खिड़की पर लगे शीशों को हटाकर गौर से देखा।
उसने देखा कि उस लड़की ने सफेद फ्रॉक पहन रखी थी जो जगह जगह से फटी हुई थी। उस पर वैसे ही खून और मिट्टी के धब्बे लगे हुए थे। मन ही मन कह रहा था कि ये तो वही लड़की है जो अभी उसको तहखाने में दिखी थी। अब आरव को यकीन हो गया कि ये लड़की कोई इंसान नहीं हो सकती और वो कोई सपना नहीं देख रहा है। ये सब सोचते हुए पास में रखे सोफे पर आरव बैठ जाता है। डर के मारे अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, ना उसको कुछ समझ में आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। ये सोचते सोचते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। जैसे ही सुबह हुई आरव ने फिर से खिड़की से झांक कर देखा तो अभी वहाँ पर कोई नहीं था, मगर नींद न होने के कारण और थकान के कारण आरव को बहुत तेज बुखार आ गया। इतने में राम प्रकाश वहाँ पर आ जाता है। आरव की हालत देखकर वो पूछता है कि आपकी नींद नहीं हुई क्या? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आपके लिए चाय और नाश्ता लेकर आया हूँ। आरव ने उसे धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ राम प्रकाश तुम आ गए। मुझे रात में बहुत तेज बुखार आ गया। यहाँ पे कोई मेडिकल स्टोर या डॉक्टर हो तो उससे मेरे लिए दवाई ले आओ। इतना सुनकर राम प्रकाश डॉक्टर के पास दवाई लेने चला गया। आरव मन ही मन कहता है, रात में जो भी हुआ अगर मैंने राम प्रकाश को बताया तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा। और ये सोचते हुए आरव ने डिसाइड किया कि वो राम प्रकाश को कोई भी बात नहीं बताएगा। कुछ ही देर बाद राम प्रकाश दवाई लेके आ गया। आरव भी तब तक फ्रेश हो गया था और नाश्ता कर लिया था। जैसे ही राम प्रकाश ने दवाई दी वो दवाई लेकर सो गया। 2-3 घंटे की नींद के बाद आरव की आंखें खुलती हैं तो उसको अच्छा लगता है और बुखार भी उतर चुका था। वो डिसाइड करता है कि अभी 2 दिन और यहीं पर रहेगा और पूरा काम करके ही अपने घर के लिए निकलेगा। दिन भर काम करके आरव जब अपने घर के लिए निकल रहा होता है कि तभी उसके पापा का फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि कहाँ हो तुम? तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं आया 2 दिन से? तुम्हें पता है हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही है। आरव बोलता है, शांत हो जाओ, मैं सारे सवालों का जवाब देता हूँ। मैं यहाँ पे अमरपुर आया हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपको वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था, उसी के सिलसिले में यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे सिग्नल बहुत वीक है इसलिए फ़ोन नहीं लगता है। आप मेरी चिंता मत करो, मैं कल या परसों तक वापस आ जाऊँगा। आरव की बात सुन के उसके पापा को थोड़ा ठीक लगता है, मगर फिर भी उनको बहुत चिंता हो रही थी। आरव अपने घर के लिए निकल जाता है, मगर उसको लगता है जैसे उसके पीछे वाली सीट में कोई बैठा हो। वो पलट के देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। उसे लगता है ये सब उसका वहम था। शायद उसकी कल रात में नींद पूरी नहीं हुई थी और तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसको ऐसा लग रहा होगा। और ऐसा सोचते हुए आरव अपने मकान पहुँच जाता है। जैसे ही मकान का दरवाज़ा खुला, हॉल की फर्श में चारों ओर खून के धब्बे थे, जैसे किसी को बेरहमी से काटा गया हो। पूरे घर में खून की बदबू सी फैली हुई थी। आरव नाक बंद करते हुए अंदर की तरफ जा रहा था। जैसे जैसे वो अंदर की ओर बढ़ता जा रहा था, उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई दे रहा था। उसने निशान का पीछा किया तो वो तहखाने के दरवाजे पे पहुंच गया। तहखाने के दरवाजे पे खून लगे हुए थे। ये सब देख के आरव के मन में हजारों सवाल आ रहे थे। उसने सोचा कि आज वो फिर तहखाना खोल के अंदर जाएगा और जो भी बात है सबको पता लगा कर ही रहेगा। आज आरव को उस तहखाने से कुछ अजीब ही बदबू आ रही थी, जैसे कई सालों से वहाँ पे किसी की बॉडी सड़ रही हो। क्या वो लड़की आरव को भी मार डालेगी? क्या आरव अपने आप को बचा पाएगा? ये सब जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।